नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं और इसके पार्ट 1 को आप लोगों से जो प्यार मिला है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और जो प्रण हमने लिया है कि फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाने का, तो इस सीरीज़ के चलते हम उसे भी जल्द से जल्द पूरा करेंगे दोस्तों। बस चाहिए तो आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछता क्या है, देखो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच अलाउज फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ ड्रग विद द रेस्पॉन्स। देखो चीज को समझिएगा, ठीक है, थोड़ा देर लगेगा, आराम से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, ऐसा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताना है जो अलाउ करे टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ ड्रग विथ रेस्पॉन्स। ठीक है, अब ये टाइट्रेशन वाली बात क्या बोल रहा है वो समझिएगा। देखो ड्रग टाइट्रेशन जब बोला जाता है तो इसका सही मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द डोज ऑफ ड्रग फॉर मैक्सिमम बेनिफिट विदाउट एडवर्स इफेक्ट। देखो यार ड्रग टाइट्रेशन को समझो, यहाँ पे कंट्रोल की बात चल रही है, डोज एंड रेस्पॉन्स के ऊपर आपका जो कंट्रोल है ना, जिससे आपको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले और एडवर्स इफेक्ट ना मिले। ऐसे डोज ऑफ ड्रग को हम एडजस्ट जो करते हैं उसको बोलेंगे यहाँ पे टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ ड्रग विथ रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ऐसा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताइए जिसके साथ में हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो, एडवर्स इफेक्ट को हम कम कर सके या फिर उसको नलीफाई कर सके। तो ऐसे जो रूट्स है ना, तो इसमें आएगा आईवी रूट एंड इनहेलेशनल रूट। ठीक है, इंट्रावेनस रूट और इनहेलेशन रूट के साथ में हम ये चीज कर सकते हैं, टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ ड्रग विथ रेस्पॉन्स। ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स मिल रहा है हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, डोज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ओरल रूट से ड्रग लिया हो और वो टॉक्सिक लेवल हो चुकी हो तो उसे निकालना इतना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप एमेटिक ड्रग दोगे, एमएसएस से वो ड्रग बाहर पूरा का पूरा तो नहीं आएगा, चारकोल भी दोगे तो वो पूरा का पूरा उसके ऊपर एडसॉर्ब नहीं होगा, तो पूरा ड्रग हम निकाल नहीं पा रहे हैं ना, टॉक्सिसिटी तो उसका होने ही वाला है। तो उस केस में हम यहाँ पे टाइट्रेशन ऑफ डोज एंड रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन आईवी एंड इनहेलेशनल ये जो रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ये इस चीज़ को अलाउ करते हैं। तो ये दो रूट है, तो इसको याद रखिए, टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ द रेस्पॉन्स के लिए आईवी एंड इनहेलेशनल रूट। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो डोज एंड रेस्पॉन्स की बात चल रही है ना, जितना ज़्यादा डोज लोगे उतना खतरनाक रेस्पॉन्स आएगा आपको, है ना, और आप कहाँ जाओगे, वेन टू हेल, ऐसे बोल के याद रखो। डोज एंड रेस्पॉन्स के साथ में कहाँ जाओगे, वेन टू हेल। हम तो गो टू हेल तो ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको वेन टू हेल बोल देना। तो वेन के साथ में याद आएगा वेन, इंट्रावेनस रूट, और हेल के साथ में याद आएगा इनहेलेशनल रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो चीज़ को, डोज एंड रेस्पॉन्स के साथ में कहाँ जाओगे, वेन टू हेल। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखो पूछा है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेसल स्प्रे और इंट्रानेसल एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन। ऐसा ड्रग बताना है जो इंट्रानेसल स्प्रे के साथ में या इंट्रानेसल एप्लीकेशन के साथ में सिस्टेमिक एक्शन देने के लिए हम एडमिनिस्टर करें। कहाँ से, इंट्रानेसल रूट की तरफ से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डेस्मोप्रेसिन। ऐसा ड्रग है जो इंट्रानेसल स्प्रे से दिया जा सकता है, इंट्रानेसल एप्लीकेशन से दिया जाता है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखोगे डेस्मोप्रेसिन को, दे स्मेल प्रेशर। तो इस स्मोक को, ये आप स्मोक मत बोलिएगा, स्मेल बोलिएगा। ठीक है, स्मोकिंग करोगे तो मुंह से भी करते हैं ना, तो स्मेलिंग जो होता है वो नाक से होता है। तो इंट्रानेसल, यहाँ पे नेसल चल रहा है ना, तो दे स्मेल प्रेशर, है ना, स्मेल आप प्रेशर से ले रहे हो। तो ये देखिए, ये याद आएगा आपको, दे से डी और स्मेल से स्मो, तो डेस्मो प्रेसिन, है ना, डेस्मोप्रेसिन, प्रेशर से प्रेसिन याद आएगा। तो डेस्मोप्रेसिन जो है स्मेल को याद करिएगा, और ये नेसल के साथ में हम स्मेल लेते हैं, तो नेसल स्प्रे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा दोस्तों डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, मोस्ट और द हाईएस्ट रिस्की रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। सबसे रिस्की रूट कौन सा है वो बताना है हमें ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आईवी रूट सबसे खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पे जो ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है वो डायरेक्टली खून के अंदर, ब्लड के अंदर दिया जाता है, और ब्लड का सप्लाई जो है हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन और वाइटल ऑर्गन जो है उनकी तरफ होता है, जैसे ब्रेन हुआ, हमारा हार्ट हुआ, है ना, तो इनकी तरफ जो ब्लड सप्लाई आता है, तो इससे वो ड्रग भी वहाँ पे पहुँच जाएगा और वो डेंजरस इफेक्ट दे सकता है
तो वाइटल इफेक्ट उसके साथ में कनेक्टेड है वाइटल ऑर्गन से, इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की रूट है दोस्तों। तो इसके लिए इसका जवाब होगा आईवी रूट। तो इसको याद कैसे रखो, देखो आई वी है ना, आई वी को हम आई वी बोल रहे हैं। यहाँ पे बात खुदगर्जी की चल रही है, मैं हम ये सारे खुदगर्जी वाली चीज़ है, और जो खुदगर्जी के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, वो हमेशा रिस्क के ऊपर रहता है दोस्तों, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो ये रिस्की रूट है, आई वी रूट जो है रिस्की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, देखो जो लोग कंसेप्ट से समझ रहे हो भाई बहुत अच्छी बात है, और कंसेप्ट कभी समझ में भी ना आए ना, तो जो ट्रिक्स है वो भी आपको समझ में आए काफ़ी है दोस्तों। आजकल जो एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है उसमें आपको सही जवाब ही तो टिक करना है ना, समझ में आया तो बहुत बढ़िया। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा है, मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ। देखो मार्क रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, तो ये किसी खास ड्रग के लिए, वो कौन से ड्रग होंगे, तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं ना, ये इनका फीचर है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो आपने सीधा सीधा बोल देना हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। हम समझेंगे ये रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इतना याद रखो, मार्क रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात चलिए तो वो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग के बारे में बोला जा रहा है। तो इसको याद कैसे रखो, देखो लिपिड को हम दिलीप बोल सकते हैं ना, लिपिड, तो इसको दिलीप बोल दिया है ना, दिलीप। तो दिलीप जो है रेडी है, ऑलवेज रेडी, दिलीप जो है रेडी है, रेडी से याद आएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और दिलीप हमें लिपिड बनाएगा। तो जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे वो हमेशा रेडी होंगे, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए है दोस्तों। अब समझते हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन चीज़ क्या है। देखो हमारे बॉडी के अंदर जो है कुछ ऑर्गन जो है हाईली परफ्यूजन रेट होता है, यानी उन ऑर्गन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, हाई ब्लड फ्लो होता है उन ऑर्गन्स की तरफ। और जैसे कि यहाँ पे ब्रेन, हार्ट, किडनी जैसे ऑर्गन्स आएंगे, और कुछ ऑर्गन्स जो है उनको ब्लड सप्लाई थोड़ा थोड़ा जाता है, लो ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पे, उनको लो परफ्यूजन रेट वाले ऑर्गन बोलेंगे। यहाँ पे खासकर हम बल्कि ऑर्गन की बात करेंगे, जैसे मसल हुआ, फैट में एडिपोज टिश्यूज आएंगे, तो इनकी बात चल रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग दिया है ना, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग अगर हम देते हैं तो वो ब्लड के अंदर जब आएगा है ना, तो यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट के बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है। और हमें पता है जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगा उतना ज़्यादा वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, वो अलग अलग कंपार्टमेंट में जा सकता है, क्योंकि उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, जब ब्लड में ऐसा ड्रग आएगा जिसका लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले है ना, ये 1 नंबर है, जो सबसे पहले इसका फ्लो कहाँ होगा, ये ब्लड में से वो जो ड्रग है वो जाएगा ब्रेन, हार्ट और किडनी की तरफ, हाईली परफ्यूज होगा, क्योंकि इन ऑर्गन के लिए क्या है, हाईली परफ्यूजन है, यानी ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। देखो इसको मोटा निकाला है ये पाथ को हमने, तो ये बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसके लिए यहाँ पे ब्लड के साथ में ड्रग जा रहा है ना। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, जैसे इधर जा रहा है वैसे ही इधर आएगा, जहाँ पे लो परफ्यूजन है, लो ब्लड सप्लाई है, ऐसे ऑर्गन जो बल्कि है, यहाँ पे मसल और फ्लैट की बात चल रही है, तो इनकी तरफ जाएगा थोड़ा थोड़ा ड्रग ब्लड में से, ठीक है, ये सेकंड स्टेप होगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये ब्लड में जितना ड्रग था उसका लेवल कम हो जाएगा, तो इसका लेवल कम होने की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन अब इधर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से इधर फ्लो आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ब्लड तो खाली हो चुका, क्योंकि इसमें जो ड्रग था वो इधर गया, अब ये खाली हो गया। अब तीसरी स्टेप में यहाँ से फिर से वो ड्रग वापस आएगा, ठीक है, जो भी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन थे, ब्रेन, हार्ट, यहाँ से पूरा का पूरा ड्रग यहाँ ब्लड में आएगा, और फिर में ब्लड में आने की वजह से ये तो पूरा खाली हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है, इसके पास कोई ड्रग नहीं है अभी, तो यानी यहाँ पे जो ड्रग का एक्शन चाहिए था वो एक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया दोस्तों, बहुत जल्दी टर्मिनेट हो गया वो। अब ये ड्रग यहाँ पे आएगा, और फिर से यहाँ से ये चौथी स्टेप यानी इधर चला जाएगा, फिर से बल्कि ऑर्गन की तरफ इसका फ्लो बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। और जब तक ये बल्कि ऑर्गन सैचुरेट नहीं हो जाते, इनको पूरा ड्रग नहीं मिल जाता, तब तक ये इधर नहीं भेजेगा आप, ठीक है। तो इधर आपको ड्रग बाद में चाहिए, एक बार यहाँ आने के बाद वापस आया फिर से चाहिए, तो आपको ड्रग का डोज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये सैचुरेट हो गया, और उसी के बाद आपको यहाँ पे ड्रग का एक्शन मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग है, तो उनकी एक्शन जो है इजीली टर्मिनेट इसी वजह से होती है, क्योंकि वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, और वो इजीली अपना एक्शन टर्मिनेट हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये बात जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है, आप समझ चुके होंगे। तो इसको एक बार आप भी ड्रॉ करके देखिएगा, आपके भी समझ में आ जाएगा दोस्तों।
यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है हमने शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक का, थायोपेंटोन सोडियम के साथ में ये चीज़ होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, इसीलिए इसका एक्शन बहुत जल्दी टर्मिनेट हो जाता है। इसका एक्शन जो ब्रेन पे चाहिए होता है हमें एनेस्थेसिया के लिए, तो ये ब्रेन में बहुत कम समय तक वो अपना लेवल मेंटेन कर पाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ से वो जल्द से ब्लड में आकर के बल्कि ऑर्गन्स में चला जाता है और इसका एक्शन जो है टर्मिनेट हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है ये थायोपेंटोन सोडियम, तो इसको याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन के माध्यम से रीडिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। देखो क्या सवाल पूछा है यहाँ पे, अ नॉन वोलेटाइल, देखो वोलेटाइल तो है नहीं, वोलेटाइल होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एज अ रेट ऑफ 15% पर आवर, एक आवर में सिर्फ 15% ही वो मेटाबोलाइज हो रहा है, यानी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में है। ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन, अगर उसका आईवी इंजेक्शन लगा दिया जाए, इट प्रोड्यूसेस जनरल एनेस्थेसिया फॉर ओनली 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट्स तक ही वो अपना जनरल एनेस्थेसिया दे पा रहा है। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ इट्स एक्शन, देखो इतनी ज़्यादा मात्रा में होकर भी इसका मेटाबॉलिज्म भी कम है, फिर भी ये अपना एक्शन सिर्फ 10 मिनट तक दे पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसकी एक्शन टर्मिनेट करने के लिए, इसकी एक्शन खत्म करने के लिए। तो जैसे हमने अभी थायोपेंटोन सोडियम के लिए देखा, तो इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस ही जिम्मेदार है। इतनी ज़्यादा मात्रा में देने के बाद भी, मेटाबॉलिज्म रेट कम होने के बाद में भी इसका एक्शन हमें बहुत कम समय तक मिल रहा है, क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये डायग्राम से हम फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पे देखो ब्लड में ड्रग दे दिया हमने, यहाँ पे पूरा ड्रग आ गया, यहाँ पे आने के बाद हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जो है ये ब्रेन के जैसे, तो इसके अंदर ये ड्रग चला गया जनरल एनेस्थेटिक, ये ब्रेन का लेवल फुल भर गया, तो यहाँ से बाद में ड्रग थोड़ा सा इधर भी जाएगा, जो हमारे फैट एंड मसल्स है इनकी तरफ चला जाएगा, लो परफ्यूज ऑर्गन। तो यहाँ पे आने के बाद देखो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, अब ब्लड में जो है पूरा खाली हो जाएगा, ड्रग का मात्रा जो है कम हो जाएगा, फिर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में जो हाई लेवल है इसका लो लेवल की तरफ ये फ्लो होगा पूरा ब्लड। देखो ये यहाँ पे थायोपेंटोन पूरा भर गया, फिर यहाँ पे ये खाली होने लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से पूरा निकल के आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये खाली होने में सिर्फ 10 मिनट लग रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ फुल हो रहा है, इफेक्ट मिल रहा है, 10 मिनट के अंदर ये खाली हो जाएगा, तो इफेक्ट चला जाएगा, और फिर ये यहाँ आने के बाद फिर यहाँ चला जाएगा फैट मसल के लिए, इनको सैचुरेट करने लगेगा वो। ठीक है, अगर आपको फिर से ज़्यादा एक्शन चाहिए तो आपको कंटिन्यूसली उस ड्रग को एडमिनिस्टर करता रहना होगा, ताकि इसका लेवल आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। ठीक है, तो यही वजह है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है, 1 2 3 4 यहाँ पे स्टेप के साथ आपको दिया गया है, आप समझ चुके होंगे। तो इसकी यही वजह है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, जिससे इसका एक्शन जो है बहुत जल्दी टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है दोस्तों। ये 1 से लेकर के 3 स्टेप जो चल रहा है ना, ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह है दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ही इसको जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पूछता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन इज, माइक्रोसोमल एंजाइम का इंडक्शन होगा तो कौन सा परिणाम हो सकता है वो बताइएगा। देखो माइक्रोसोमल जो एंजाइम है वो अगर बढ़ेंगे, उनकी एक्शन अगर बढ़ती है तो क्या होगा। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे टॉलरेंस है, फिजिकल डिपेंडेंस है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, या फिर इडियोसिंक्रेसी है। तो माइक्रोसोमल एंजाइम का इंडक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे एंटी-टीबी ड्रग जो है रिफाम्पिन, इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। जो रिफाम्पिन है ना, ये क्या करता है, खुद ब खुद एक ऑटो इंड्यूसर है, एंजाइम का इंड्यूसर है ये, जो भी माइक्रोसोमल एंजाइम है उनका इंडक्शन करता है, उनको लेवल बढ़ाता है साइटोक्रोम P40 जैसे, और ये जब बढ़ते हैं ना, ये इसी को मेटाबोलाइज करने के काम आता है, ये खुद ही इसको बढ़ा रहा है ना, खुद ही अपने दुश्मन को बढ़ावा दे रहा है, तो इसका दुश्मन इसको आके मेटाबोलाइज करेगा, तो ये साइटोक्रोम P40 जो है इसको खत्म करेगा, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा इसकी वजह से इसका हाफ लाइफ जो है कम होगा दोस्तों। ठीक है, और जैसे जैसे इसका एक्शन कम होगा, इसका जो लेवल है ब्लड के अंदर वो कम होगा, तो इसके लिए हमारा बॉडी रेस्पॉन्स देना थोड़ा सा कम करेगा, तो हमें क्या आ रहा है, इसके लिए टॉलरेंस आ रहा है बॉडी में। ठीक है, तो ये एक ऑटो इंड्यूसर है, खुद ब खुद इंड्यूस कर रहा है एंजाइम को खुद को ही खत्म करने के लिए, तो ये एक ऑटो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, और जिसकी वजह से हमें क्या आ रहा है, टॉलरेंस आ रहा है। तो माइक्रोसोमल एंजाइम के इंडक्शन होने की वजह से क्या आ सकता है, टॉलरेंस आ सकता है दोस्तों। इससे ना ही कोई फिजिकल डिपेंडेंस होगा, ना ही साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होगा, ना ही इडियट एंड क्रेजी टाइप के रिएक्शंस मिलेंगे आपको, इडिया क्रैसी जैसे रिएक्शन मिलेंगे, इससे
टॉलरेंस होगा। तो इसे याद रखिएगा, ये ऑटो इंड्यूसर का एग्जांपल से के साथ में याद रखिएगा रिफाम्पिन। और आपको बता दूं रिफाम्पिन की वजह से जो साइटोक्रोम P40-50 का लेवल बढ़ रहा है ना, ये प्रोटीएज इनिबिटर जो है हमारे नाभिर ड्रग जो होते हैं ना, जिनका सफिक्स नाभिर है, ऐसे ड्रग का भी ये मेटाबॉलिज्म करता है। तो रिफाम्पिन के साथ में जब हम नाभिर ड्रग देते हैं तो उनका भी ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उनका लेवल हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है, उनको लेवल बढ़ानी होती है ताकि उसका एंटीवायरल इफेक्ट हमें मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे GPay, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है। तो जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। और इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर, इसी पर आपको ये ट्रांजेक्शन करना है। और हाँ, आप अभी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या फिर आगे GPAT की तैयारी कर रहे हो या फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये नोट्स काफ़ी हद तक मदद करेंगे। ट्रस्ट मी, आप इसमें करियर के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपने इसे आज ही ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम आर इंड्यूसिबल। ऐसे ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बताइए जो इंड्यूसिबल है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, बोथ ए एंड बी, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम से इंड्यूसिबल है उनका बताना है हमें। तो यहाँ से सही जवाब आप लोगों ने करना है, ये माइक्रोसोमल टाइप के एंजाइम होते हैं जो इंड्यूसिबल है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो माइक्रो चीज़ें है ना, जो माइक्रो चीज़ें होती हैं वो इनविजिबल होती है, देखी नहीं जा सकते। तो इनविजिबल को हम इसी के जैसा, तो ये इसका स्पेलिंग है ना, इंड्यूसिबल, इनविजिबल, इंड्यूसिबल। तो माइक्रोसोमल एंजाइम जो है वो इंड्यूसिबल टाइप के है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है इंड्यूसिबल है, ऐसे करके याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क देखते हैं, जो माइक्रोसोमल एंजाइम क्या है, नया माइक्रोसोमल एंजाइम क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये माइक्रोसोमल एंजाइम जो है ना, तो इसमें ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये माइक्रोसो है ना, माइक्रोसो को हम यहाँ पे म्यूकोसा बोलेंगे, म्यूकोसा किल द शेर, म्यूकोसा किल द शेर। ये कहाँ है, माइक्रोसो, माइक्रोसो के साथ में आपको म्यूकोसा याद आएगा, म्यूकोसा किल द शेर। तो ये म्यूकोसा जो होगा वो हमने इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को बोला है, और शेर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जा रहा है यहाँ पे। और कील जो है ना वो किडनी एंड लीवर की तरफ इशारा करेगा। तो जो भी हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, किडनी है, लीवर के अंदर जो सेल है, और सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें ये माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनका ये लोकेशन है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूंगा नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स का लोकेशन की। तो ये नॉन माइक्रो है, छोटे नहीं है, ये तो मोटे है ना, नॉन माइक्रो छोटे नहीं है। तो ये होंगे मोटोसाइटोप्लाज्मा, मोटोसिटोप्लाज्मा बोलेंगे हमको, जिनका सीट मोटा है ना, ऐसे करके याद रखिएगा, मोटोसिटोप्लाज्मा करके याद रखेंगे हम। ये नॉन माइक्रो है तो मोटे हैं, मोटे हैं तो सीट भी मोटा है। और ये प्लाज्मा की बात है, मोटोसिटोप्लाज्मा से क्या याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, और प्लाज्म से प्लाज्मा, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जो एंजाइम यहाँ पे ऑप्शन दिया था आपको, ये भी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम का ही लोकेशन है दोस्तों, ठीक है। तो माइक्रोसोमल जो है वो इंड्यूसिबल होगा और नॉन माइक्रोसोमल जो है वो नॉन इंड्यूसिबल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या पूछता है, द फॉलोइंग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन इज एंटायरली नॉन माइक्रोसोमल, ठीक है। कौन सा रिएक्शन जो है पूरा का पूरा नॉन माइक्रोसोमल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग्लूकोरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, ऑक्सीडेशन, या फिर रिडक्शन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, जो पूरा का पूरा नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन है वो है यहाँ से एसिटाइलेशन होता है, ठीक है। तो एसिटाइलेशन को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉन माइक्रोसोमल एंटायरली रिएक्शन इज एसिटाइलेशन, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखोगे, जो भी हमारे असेट्स होते हैं ना, असेट्स एंड मेंशन, ऐसे करके याद रखिए, एसेट्स एंड मेंशन, इसको हम एसिटाइलेशन के लिए यहाँ पे लिखा है। असेट यानी हमारी संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, मेंशन हमारी हवेली होती है। तो असेट एंड मेंशन ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, तो ये तो कोई माइक्रो चीज़ें नहीं है, ये नॉट माइक्रो है। असेट्स एंड मेंशन आर द नॉट माइक्रो। तो एसिटाइलेशन इज अ नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन है, तो इसे याद रखिएगा। एंटायरली नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो एसिटाइलेशन है, ना कि ग्लूकोरोनाइजेशन, कॉन्जुगेशन, ऑक्सीडेशन, ना कि रिडक्शन, ना कि हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ असिटाइलेशन है, इस पर फोकस करो। ये नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों, और ट्रिक तो बता दी मैंने आपको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, if the effect of combination of two drugs is equal to the sum of their individual effect, the two drugs are exhibiting। देखो बात चल रही है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन की, और उसको बोला जा रहा है ये इज इक्वल टू है किसके, उनके दोनों के एडिशन के इक्वल है ना। अगर आप सेपरेटली कोई दो ड्रग दे रहे हो, ठीक है, जो भी एक्शन मिल रहा है, तो दोनों ड्रग को साथ में देने की वजह से भी उसके इक्वल ही एक्शन मिल रहा है, उन दोनों के एडिशन के इक्वल ही एक्शन मिल रहा है। तो उन दो ड्रग को आप क्या जो इफेक्ट मिल रहा है उसको क्या बोलोगे आप? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पोटेंशिएशन बोलोगे, सिनर्जिज्म बोलोगे, क्रॉस टॉलरेंस बोलोगे, या एंटागोनिज्म बोलोगे। तो देखो यहाँ पे इसको बोलना है, ये ऑप्शन बी सिनर्जिज्म बोला जाता है दोस्तों। सिनर्जिज्म में क्या बोला गया है आपको, अगर आप ए ड्रग दे रहे हो या फिर बी ड्रग दे रहे हो, तो दोनों का जो भी इफेक्ट है वो मिल के जितना मिल रहा है वही इफेक्ट अगर दोनों ड्रग को साथ में देने की वजह से भी मिलता हो तो इसे हम सिनर्जिज्म बोलेंगे। इसे हम एडिटिव सिनर्जिज्म भी बोल सकते हैं। सिनर्जिज्म के दो टाइप है, एडिटिव एंड पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन को सप्रा एडिटिव भी बोला जाता है। सप्रा एडिटिव का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल देने से जो इफेक्ट मिल रहा है उसकी एडिशन करोगे और दोनों को साथ में जब दोगे तो उसका जो इफेक्ट मिल रहा है उसकी लेवल जो है वो इन दोनों के सेपरेट देने की वजह से जो इफेक्ट मिला उसके एडिशन से ज़्यादा होगा, ठीक है, इक्वल नहीं है, ज़्यादा होगा कॉम्बिनेशन, तो ये पोटेंशिएशन कहलाएगा, और इक्वल होगा तो ये सिनर्जिज्म, एडिटिव सिनर्जिज्म कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों, और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। हमें आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और आपको उसका लाभ मिलेगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।